नमस्कार, जी मीडिया के तमाम दर्शकों का मैं अखिलेश आनंद बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बिहार में भले ही चुनाव में अभी वक्त हो, लेकिन सियासत उफान पर है। तमाम तरह की यात्राएं आप देख रहे हैं, राजनेताओं को सुन रहे हैं, बयान और उसका जवाब दोनों तरफ से आप देख रहे हैं किस तरीके का माहौल यहां पर अभी बना हुआ है। इन सब के बीच आज हमारी ये पूरी टीम मौजूद है बिहार की राजधानी पटना में। बिहार की सियासत के जो तमाम दिग्गज हैं उनसे हम लोग बातचीत कर रहे हैं, ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि अभी बिहार का मूड क्या है। इसी कड़ी में जो शख्सियत अब मेरे साथ मंच पर जुड़ रहे हैं, मैं आपको बता दूं, बिहार की राजनीति के एक लिहाज से भी आप कह सकते हैं कि वो धुरी हैं, एक्सेस हैं, उनके आसपास सारी चीज़ें घूम रही हैं। विपक्षी भी उनके आत्मविश्वास और पॉलिटिकल मैच्योरिटी के कायल हैं। मैं बात कर रहा हूं तेजस्वी यादव की। आप बिहार के मुख्यमंत्री रहे, प्रतिपक्ष के नेता हैं, बिहार के दो पूर्व मुख्यमंत्रियों के आप बेटे भी हैं और लंबी यात्रा करके अभी आप लौटे हैं। उन सब पर तो हमारी बातचीत होगी। तेजस्वी जी, माइक ले लीजिएगा सर। लेकिन मेरा एक सवाल है, मेरे दिमाग में आ रहा था बहुत देर से, मैंने सोचा आपसे पहले पूछूं इस पर। अगर आपके मोबाइल में अचानक आप देखें कि व्हाट्सएप का कोई ग्रुप बना है और मोदी जी ने आपको उसमें ऐड कर लिया है, मोदी जी उसके एडमिन हैं, तो क्या कीजिएगा? देखिए, पहले तो वेरीफाई करना पड़ेगा कि असली में मोदी जी हैं कि कोई आजकल तो ऐसे ही सब लोग फेक अकाउंट बना करके वेरीफाई करा करके भी लोग चला रहे हैं। जब वेरीफाई हो जाएगा कि भाई असली मोदी जी हैं, ज्वाइन किए हैं, तो ज्वाइन तो करना ही पड़ेगा ना। अच्छा। देश के प्रधानमंत्री हैं हमारे और बार बार बिहार आ रहे हैं। बिहार आते हैं तो उनको लिट्टी चोखा अच्छा लगने लगता है। जहाँ भी चुनाव में जाते हैं, चेन्नई जाएंगे तो उनको डोसा पसंद आएगा, पनीर मखनी पसंद आएगा पंजाब में, सरसों का साग। तो बिहार अगर आएंगे तो उनको लिट्टी चोखा अच्छा लगता है, तो उनको और भी रेसिपी पापा वाला दिलवा दिया जाएगा। बिहारी सत्तू का पराठा हो, पिट्ठा हो, ठेकुआ हो, तो हम तो भाई ग्रुप ज्वाइन करेंगे। तो ज्वाइन करके ग्रुप उन पर नजर रखिएगा या उसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन भी होगा आपका? हम बस देखना चाहेंगे कि कितने देर में हमको ब्लॉक कर देते हैं। अच्छा, एक बात बताइए मुझे, अभी आपने बहुत लंबी यात्रा की बिहार में, वोटर अधिकार यात्रा राहुल जी के साथ साथ, क्या नजर आया आपको बिहार में? मूड क्या दिख रहा है पब्लिक का? एकदम स्पष्ट है, क्लियर है। बच्चा बच्चा, बुजुर्ग, महिला, नौजवान, एक ही नारा, वोट चोर गद्दी छोर। हर जगह ये। और लोग 20 साल खटारा सरकार को देख लिया, अब बिहार को आगे बढ़ना है। तो हमको लगता है इस बार बिहार का जो मिजाज है एकदम एक तरफा है और बदलाव चाहता है। 11 साल केंद्र में एनडीए की सरकार, 20 साल बिहार में एनडीए की सरकार। नीति आयोग की रिपोर्ट में सबसे गरीब राज्य बिहार, प्रति व्यक्ति सबसे कम जो है बिहार की है, गरीबी है, पलायन है, बेरोजगारी है, अपराध और भ्रष्टाचार से लोग बहुत परेशान हैं। तो हमको लगता है कि इस बार लोग जो हैं परिवर्तन के मिजाज में हैं, मूड में हैं। थे तो पिछले बार, अगर थोड़ा इलेक्शन कमीशन मदद नहीं किया होता उन लोगों को, तो आज हम लोगों की सरकार होती। लेकिन फिर भी इस बार एकदम स्पष्ट मैंडेट आएगा, महागठबंधन की सरकार बनना तय है। एसआईआर वाला जो मुद्दा है जिस पर आप लोग लगातार सरकार को घेर रहे हैं, चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर रहे हैं, कितना बिहार में चलेगा ये? जनता को क्या बता पाए आप इसमें? ये कोई मुद्दा नहीं है। एसआईआर जो है लोगों के अधिकार को और अस्तित्व को ही खत्म कर रहा था। आप सीधे तौर पे एसआईआर को आप नहीं बोल सकते, लेकिन जो प्रक्रिया जो थी एसआईआर की, हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि कल ही बहुत बड़ी जीत हम लोगों की सुप्रीम कोर्ट में हुई है और इलेक्शन कमीशन मना करता रह गया आधार को लेकर के, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर में स्पष्ट कर दिया है कि 12वां अगर कोई डॉक्यूमेंट होगा तो वो आधार होगा। आप गांव चले जाइए, गरीबों से मिलिए, लोगों के पास वो 11 डॉक्यूमेंट थे ही नहीं जो इलेक्शन कमीशन चाहता था। तो एक बड़ी जीत हुई। लोगों के पास क्या रहता है? राशन कार्ड, मनरेगा कार्ड और आधार। तो एक बड़ी जीत जो है वो हुई है।
कोई मना, देखिए प्रक्रिया टाइमिंग को लेकर के हम लोगों ने सवाल उठाया, डॉक्यूमेंट को लेकर सवाल उठाया। जो 4 करोड़ से भी ज़्यादा बिहारी जो बाहर पलायन करते हैं वो कैसे वोटर बनेंगे, इसको लेकर के हम लोगों ने सवाल उठाया था। 3-4 चीज़ों को लेकर के कोई विरोध थोड़ी करा जाएगा SIR का, लेकिन आप समझिए जो मरे लोग थे वो उनको जीवित बना दिया, जो जीवित थे वो मरे हुए हैं। कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी योगेंद्र यादव जी ने पेश किया, लोगों के सामने पेश किया। वो मेरे ही राघोपुर कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग थे। ऐसे हर जगह जो है कहीं ना कहीं उल्टा सीधा जो है ये हो रहा था। तो अब जो है कम से कम सुप्रीम कोर्ट के दबाव के बाद, ऑर्डर के बाद, अब कम से कम जो है बेहतर ढंग से अब लोग जान पाएंगे ना कि कौन, क्या कारण है जिसके वजह से नाम कटा। पहले तो इलेक्शन कमीशन यही छुपा रहा था, कारण ही छुपा रहा था कि आप बताओगे ना भाई अगर इसका नाम कटा है तो ये मरा हुआ है या रिपीटेड है या ट्रेसेबल नहीं है, किन कारण की वजह से नाम कटा। तो इस प्रक्रिया को लेकर आपने सवाल खड़े किए, लेकिन ये वोट चोर वाला जो आरोप लगाने लग गए आप लोग, उसके पीछे की क्या वजह है? कोई फाइंडिंग थी आपकी, कुछ आप लोगों को पता चला? कई जगह आप देखिए एक ही एड्रेस के 200 लोग मिल रहे हैं, एक ही पता के। कुछ जगह तो पता है ही नहीं, वहाँ 80,000 वोटर बन गए। तो ये सवाल तो उठेगा ना कि ये जो फर्जी जो नाम जुड़वाए जा रहे हैं जिसका पता ही नहीं है, या एक कमरे में 400 लोग कैसे रह सकता है भाई, वो भी अलग अलग धर्म के, अलग अलग जात के। कोई भी मेरे घर जाइएगा तो मेरा परिवार ना वहाँ रहेगा, या आपके घर में आपका परिवार रहता है, हो सकता है आपके रिश्तेदार भी आके रहते होंगे या आपके मित्र रहते होंगे टेम्परेरी तौर पर, लेकिन वो तो आपके परिवार या रिश्तेदार ही हैं। यहाँ तो ऐसे ऐसे लोग हैं जिनका कोई कनेक्शन ही नहीं है, वो कैसे एक एड्रेस पे जो है हो सकता है? नहीं, लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि दरअसल ये चुनाव में जो हार मिल रही है विपक्ष को, उसकी खींच मिटाने के लिए तर्क निकाला गया। उदाहरण दिए गए कि जहाँ जहाँ विपक्ष की सरकार है, चाहे वो तेलंगाना हो, हिमाचल हो, कर्नाटक हो, पंजाब हो, इन जगहों पर क्यों नहीं कहते कि वोट की चोरी हुई? वोट की चोरी हर जगह हुई है। बीजेपी जो कह रही है, इल्ज़ाम लगा रही है, जहाँ कांग्रेस या झारखंड में हम लोग जीते, तेलंगाना में कांग्रेस जीती, तो वहाँ और मार्जिन से जीतते। ये पूरे पे नहीं किया जाता, ये दिस इज़ अ वेरी स्मार्ट वे टू डू इट। दे नो, या हमको भी पता है कि मेरा मजबूत बूथ कौन सा है, आपका कमज़ोर बूथ कौन सा है। वैसे ही भाजपा को भी पता है कि उसका मजबूत बूथ कौन सा है, कमज़ोर बूथ का है। बस वही करना होता है इन लोगों को। जो पूरा प्रोसेस हम लोगों ने समझा है, मान लीजिए अगर आपके एक बूथ पे भी अगर 10 वोट जो है कम कर दिया जाए, तो समझिए कि 320 अगर बूथ है तो वहाँ जो है लगभग 3200 जो है वोट उस विधानसभा से 3200 वोट कट जाएंगे एक विधानसभा से। तो और पिछले बार हार और जीत का जो मार्जिन था बिहार में 3000 के नीचे, वो 35 सीटें थी। ये फ़र्क है हमारा और बीजेपी का। पिछला 20 का जो चुनाव हुआ था, केवल 12,000 वोट का डिफरेंस था और 10 से भी ज़्यादा सीटें वो जीत के चले गए। काउंटिंग भी रोकी गई, लोग कोर्ट में भी गए, और कोई प्रमाण देने की ज़रूरत नहीं है। चंडीगढ़ में जो हुआ, जो मेयर वाले चुनाव में सुप्रीम कोर्ट ने जिसमें, हाँ, CCTV में से पकड़ा गया, तो इलेक्शन कमीशन ने CCTV को क्यों ख़त्म करवा दिया? नहीं, तो मैं ये सवाल पूछ रहा था सर आपसे कि जैसे जो मैंने अभी कुछ राज्यों के बारे में आपको बताया जो बीजेपी कह रही है, तो यहाँ पर आप कह रहे हैं कि जीत हार का मार्जिन कम हो गया, वोट की चोरी हुई है, लेकिन फिर जब आप कह रहे हैं कि बाकी जगहों पर वो वोट चोरी करके सरकार बना ले रहे, तो इन 5-6 राज्यों में भी तो उनकी सरकार होती ना। आपको एक बात समझना है कि जिस हिसाब से उन्होंने सोचा उस हिसाब से उस राज्य में नहीं चल पाया। जो मार्जिन था, जो फ्लोटिंग वोट्स होंगे वो मिले होंगे, लेकिन हर जगह तो ये फिक्स अमाउंट जो है उन लोगों ने काटा है और प्रूफ भी दिया गया है। कई विधानसभा के प्रूफ है, हम भी, हमसे मांगा जाएगा तो हम भी दे देंगे। अच्छा, मुंगेर का हम दे देंगे, पिछले चुनाव का। अच्छा,
एक बीजेपी के नेता को मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे ये वोट चोरी कहते हैं, इन्होंने तो वोट की डकैती की। लालू जी के ज़माने में बूथ कैप्चर कर लिया जाता था, लोग वोट डालने जाते थे, वोट डालने ही नहीं दिया जाता था। कौन करता था? और लालू जी से पहले क्या होता था? वोट देने दिया जाता था? वोट ही देने नहीं दिया जाता था। कहाँ वोट देने दिया जा रहा था? जो सच्चाई है, कोई कैप्चरिंग देखिए, ये सब बेकार की बातें हैं। लोग इल्ज़ाम लगाना है, कुछ भी लोग जो है इल्ज़ाम लगा देते हैं, उससे होने वाला नहीं। लेकिन आपको तो प्रूफ करना पड़ेगा ना, जैसे हम लोगों ने प्रूफ किया। वी हैव प्रूव्ड इट इन सुप्रीम कोर्ट, दैट्स व्हाई इलेक्शन कमीशन हैड टू एडमिट द आधार कार्ड। हम कोर्ट में गए ना, हमने तर्क दिया। अच्छा, लेकिन चुनाव आयोग पर जिस तरीके से हमला किया जा रहा है, जिस तरह से विपक्ष के नेता बहुत मुखर हैं, आप भी हैं, आपको नहीं लगता कि एक संवैधानिक संस्था को बार बार इस तरीके से टारगेट करना गलत है? आप ही के पार्टी के एक बड़े नेता हैं, वो तो यहाँ तक कह गए कि बांग्लादेश वाला हालत न बन जाए, उस तरफ ना हम बढ़ जाएं, क्योंकि यहाँ का चुनाव आयोग बांग्लादेश को आदर्श मान रहा है। ये ठीक है कहना ऐसा? आप एक बात देखिए, 2014 के बाद से एक कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशन नहीं, एक संवैधानिक संस्था नहीं, जितनी संवैधानिक संस्था है सब पे भाजपा का कब्जा है। आपको सिर्फ कहना है कि नई संवैधानिक संस्था अपना निष्पक्षता से काम कर रहा है, तो आई कैन प्रूव यू राइट नाउ, इलेक्शन कमीशन नहीं कर रहा। मोदी जी की भाषा क्या थी पूरे चुनाव में? मंगलसूत्र छीन लेगा, भैंस छीन लेगा। हिंदू मुसलमान के प्रति कितना नफरत बोलते थे। क्या वो कॉमन वायलेंस की ओर भाषा नहीं है? इलेक्शन कमीशन का क्या एक्शन रहा? वही महाराष्ट्र चुनाव में जो ये बिहार के जो प्रभारी हैं, वो नोट बांटते हुए वीडियो आया, विनोद तावड़े, उनके ऊपर क्या एक्शन हुआ? प्रधानमंत्री जो हैं चुनाव के दिन रोड शो करते हैं, उनके दिन उन पर क्या एक्शन हुआ? किसी भी अगर भाजपा नेताओं के ऊपर अगर एक्शन हुआ है तो आप हमको बता दीजिए। लेकिन यहाँ विपक्षियों को नोटिस पे नोटिस, बिना कोई मतलब के। तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग जो है बीजेपी की पार्टी की सेल बन करके रह गई है। आपने चूंकि एक बात अभी भाषा को लेकर कह दी, तो अभी जब एसआईआर वाला मुद्दा भी आप लोग उठा रहे थे और वोटर अधिकार यात्रा के लिए निकले हुए थे, उस दौरान एक बहुत गंभीर आरोप आप लोगों पर लगा कि आप लोगों के मंच से प्रधानमंत्री की माताजी को गाली दी गई, अपशब्द कहा गया। कौन कहा? ना मेरा उसका जान पहचान है, ना परिचय है। पता चला कि भाई वो जदयू में भी रहा है, भाजपा में भी रहा है, तो करो एक्शन। माँ होती है, किसी की भी माँ होती है। अगर कोई आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग करे तो कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई हुई, जेल में है। कौन पार्टी का है, नई पार्टी का है, वो तो सारा फोटो आप लोगों ने देख लिया होगा, किस किस दल में वो रहा है। जदयू में भी रहा है, भाजपा में भी रहा है। ये हम लोगों के संस्कृति नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री जी जो आपका बैंगलोर का जो शोषण किया था, प्रवन्ना, उसके साथ फोटो खिंचाते हैं। 3000 महिलाओं के साथ उसने शोषण किया। प्रधानमंत्री जी अगर डीएनए का सवाल, डीएनए का गाली अगर नीतीश कुमार जी को देते हैं तो वो तो बहुत अच्छी बात है। मास्टर स्ट्रोक हो जाता है, आप लोग कहेंगे। और यही नहीं, क्या क्या नहीं प्रधानमंत्री जी ने अपने मुंह से, जर्सी काऊ, राहुल गांधी जी के प्रति जो है हाइब्रिड बछड़ा, ये प्रधानमंत्री जी की भाषा है ना? क्या हाइब्रिड बछड़ा कहना चाहिए था प्रधानमंत्री जी को? क्या जर्सी काऊ कहना चाहिए था? तो आप तो जो बिहार बंद किए, कितनी महिलाओं, टीचर का अपमान हुआ। प्रेग्नेंट महिला डिलीवरी के लिए जा रही थी, उसको रोका गया। उनकी माँ और औरों की माँ नहीं होती है। मेरे को विधानसभा में बीजेपी का एमएलए गाली दिया माँ बहन की।
क्या कार्रवाई किया भाजपा के लोगों ने? कोई कार्रवाई नहीं। तो देखिए, बिहार जो है समझता है, सबसे ज़्यादा जागरूक लोग सामाजिक रूप या राजनीतिक रूप से बिहार के लोग हैं। 5 दिन बाद प्रधानमंत्री जी को याद आता है, ब्रेक के बाद इंडिया है तो केवल रोए हैं। इससे पहले गलवान घाटी में चाइना के लोग हमारे अंदर घुस करके सेना को मार रहे थे, उन्हीं के राष्ट्रपति के साथ मिल करके हिहिया रहे थे, हंस रहे थे, और 5 दिन बाद आकर के रोना रोते। तो आप ही कह रहे हैं कि नाटक कर रहे थे? दिखावटी, बनावटी मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि ये लोग घबराए हुए थे कि जो चोरी इनकी पकड़ी गई है, इसलिए। अच्छा, मैं आगे अरे बढ़ता हूं। हमको गाली हाँ। पड़ा है, लालू जी को कम गाली पड़ा है क्या? हम लोग रोए हैं क्या आज तक? मनमोहन सिंह जी को कम गाली पड़ा है? सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी को कम गाली पड़ा है क्या? किसी को रोते हुए देखा है किसी की आपने? भी माता जी का अपमान किया जाएगा औरों तो की उसको माता, दुख तो तो हमने होगा ना। उदाहरण दे दिया। राहुल गांधी जी का अपमान नहीं किया गया माता जी का। जर्सी गांव किसको बोला जा रहा था? हाइब्रिड बछड़ा किसको बोला जा रहा था? नीतीश जी रोए नहीं, 12 लाख नाखून कटवा करके भिजवा दिए थे पीएम हाउस। डीएनए खराब है, ये कौन बोला था भाई? और तो कोई नहीं रोया। अच्छा, मैं आगे बढ़ता हूं और अब कुछ सवाल ऐसे जिसको लेकर आप आजकल विपक्ष यहाँ पर जो मतलब सरकार में जो लोग हैं उनको घेर रहे हैं। बीजेपी पर भी आपने हमला किया, नीतीश कुमार को भी घेरा। उसमें से एक बड़ा मुद्दा आपने उठाया पलायन का। तो पलायन पर एक वीडियो में आप ही के सोशल मीडिया हैंडल पर देख रहा था, उसमें आपने डाला, उसमें मुझे एक 20-22 साल का युवक दिख रहा है जो ये कहता हुआ दिख रहा है कि भाई पहले हमारे पापा को कमाने के लिए बाहर जाना पड़ा था, अब हम लोग को जाना पड़ रहा है। पलायन देखिए, बिहार का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। बेरोजगारी को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, और अच्छी स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिलती है। इन 3 प्रमुख कारणों की वजह से लोग जो है बाहर जो है पलायन करते हैं। नहीं तो ये बात समझना। हाँ। और पलायन का आंकड़ा जो है बढ़ने घटने के बजाय जो है बेहद रूप से बढ़ा है, ये नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है। ये बात जो है लोगों को समझना पड़ेगा। जो लोग कहते हैं कि भाई जंगल राज की जो लोग बात करते हैं, या आपका हम सीधा सवाल ये कह रहे हैं कि भाई आपकी भी तो सरकार थी, उस समय भी तो पलायन होता था। मैं उसी पे आ रहा था। हम जान आप समझ ही गए होंगे। आप लोग उधर ही ना रहिएगा, इधर थोड़ी रहिएगा। मैं इसलिए कह रहा था सर, सुन तो लीजिए आप तेजस्वी सुन जी। लीजिए। मुझे पता है आप वाकपटु हैं, सुन तो लीजिए। आप मैं सिर्फ इसलिए कह रहा था, जब 20-22 साल पहले कह रहे हैं तब तो आप सेल्फ गोल कर रहे हैं ना। 20-22 साल पहले तो आप ही लोगों की सरकार थी ना। अरे भाई, हाँ। सेल्फ गोल आपके हिसाब से होगा, है ना? यहाँ दनादन गोल मारे जा रहे हैं, आप लोग गोल दिखाई भी नहीं करते हैं ना, रिकैप दिखाते, गोले नहीं दिखाते तो रिकैप क्या दिखाएंगे? नहीं तो 20-22 साल पहले उसके पिता ने पलायन किया। अरे तो भाई, किसकी सरकार थी? आप बात को समझिए ना। बिहार से आईएएस आईपीएस इसी सरकारी स्कूल और यहीं की यूनिवर्सिटी से बनते थे, आज क्यों नहीं बन रहे हैं? सवाल है कि नहीं? पलायन बिहार जब लालू जी को जो मिला था, उस समय स्थिति क्या थी? उस समय का दौर क्या था? लालू जी ने तो रेलवे के कारखाने लगवाए, और कोई लगवाया क्या? अभी प्रधानमंत्री जी जो आए वो बोले कि रेलवे का इंजन जो है बाहर जा रहा है, विदेश जा रहा है। ये नहीं बताया कि लालू जी का लगाया गया। तो कारखाने हो, आपका देखिएगा कि पहिया जो कारखाना है वो भी लालू जी ने दिया। जितना आज देश भर में सड़क पर जो पहिया, जो ट्रेन जो दौड़ रही है पटरियों पर, वो पहिया भी जो है बिहार में ही बन रहा है। तो आप देखिएगा उस समय और आज के दौर में जो लोग दावा करते हैं, एक निवेश बता दीजिए जो प्रधानमंत्री जी ने लाया हो। आप कंपेयर कीजिए, गुजरात में फैक्ट्री लगाएंगे और विक्ट्री चाहिए उनको बिहार में। एक कारखाना बताओ प्रधानमंत्री जी ने 11 साल में लगाया, या चीनी मिल अगर चालू किया तो
लेकिन हम डिप्टी सीएम थे तो चीनी का मिल जो है 17 महीने में चालू किया रीगा का, सीतामढ़ी का। लेकिन प्रधानमंत्री होके 11 साल कुछ नहीं, कोई फूड प्रोसेसिंग यूनिट नहीं, कोई आईटी सेक्टर के लिए नहीं, SEZ पार्क नहीं, टेक्सटाइल पार्क नहीं, फूड प्रोसेसिंग यूनिट नहीं, कोई एक इंडस्ट्री और निवेश है तो बता दीजिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीति आयोग के बैठक में नहीं जाते, सब मुख्यमंत्री जाते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री इन्वेस्टर मीट में नहीं जाते। ये सच्चाई। लेकिन बीजेपी कह रही है कि पहले नौकरी के लिए परिश्रम की जरूरत नहीं पड़ती थी, पहले नौकरी के लिए जमीन की जरूरत पड़ती थी। क्या चीज? पहले मेहनत की जरूरत नहीं पड़ती थी, नौकरी कोई मेहनत से नहीं पाता था, जमीन से नौकरी पाता था। कैसे पालेगा नौकरी? कितना लोग को नौकरी लगा? अरे बीजेपी का काम है, बोलने दीजिए। बीजेपी के नेताओं का भी नौकरी लगा है क्या? वो भी नौकरी करते होंगे, उनके बेटा बेटी भी नौकरी करते होंगे, तो ज़मीन दे करके नौकरी मिल गया था क्या? देखिए, नकारात्मक बात। आज हम बड़े उम्मीद के साथ आए थे कि जिस सवाल का जवाब हमने हर बार दे दिया है, आज वो नहीं होगा। कम से कम आज बिहार के विजन के बारे में बात होगी कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम क्या करेंगे। क्या करेंगे? चलिए विजन से शुरू कर लेते हैं, आप बताइए। वहीं से शुरू कर लेते हैं, बताइए आप। भाई, नौकरी कोई रेल मंत्री लगाता है नहीं, आपका बात को हम खत्म कर देते हैं। सम्राट चौधरी नौकरी दे सकते हैं, नीतीश कुमार नौकरी दे सकते हैं, हाँ या ना बताइए? नहीं, कोई भी नेता नौकरी दे देगा। कोई भी मंत्री के पास पावर नहीं है कि किसी को नौकरी लगा दे। हाँ, नौकरी की व्यवस्था करा जा सकता है, कंपटीशन होता है। ऐसे थोड़ी आइए आपका हम नौकरी लगा देते, लग जाएगा क्या नौकरी? ऐसे नहीं होता है, नहीं ना, तो सवाल ही झूठा है फिर। तो प्रोपेगेंडा चला गया आप लोगों के खिलाफ। आप ही ना अभी बोले कि भाई कोई प्रधानमंत्री चाहेंगे तो किसी को नौकरी दे सकते हैं। अब चूंकि आपने एक बात कह दी, सीटें आप हाँ, मान लीजिए आप अफसर दिलाया जा सकता है, लेकिन नौकरी की फलना को हमको बनाना है टीचर, फलना को हमको रेलवे एम्प्लॉय बनाना है, ये मंत्री के हाथ में नहीं होता। मिनिस्टर का ड्यूटी होता है कि हम रोजगार, नौकरी जो है, जो सीटें खाली हैं उसको हम लोग भरने का कवायद कर सकते हैं, लेकिन एक कंपटीशन होता है, एक प्रोसेस होता है, उसके बाद जो है नौकरी मिलती है। ठीक है। तेजस्वी जी, आप जो बात कह रहे थे कि बिहार के लिए क्या विजन है आपका, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, पहले आप बता दीजिए, फिर बाकी के सवाल मैं पूछ लूंगा कि आपके दिमाग में क्या रोड मैप है बिहार के लिए। अगर मैं आपसे पूछूं 4 बड़े काम क्या करना चाहते हैं बिहार के लिए? हम तो हर बार कहते हैं पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार देने का। हम चाहते हैं बिहार में भाई निवेश आए, इंडस्ट्री आए, कारखाने आए, IT SEZ पार्क आए, फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगे। मक्खा पे कितना लगा दिया अभी GST? अब फेफड़ा पे क्यों नहीं? मखाना है यहाँ, लीची है, आम है, केला है, यहाँ फूड प्रोसेसिंग यूनिट होनी चाहिए। क्यों नहीं खुला? उसकी खोलने का काम हम लोग कराएंगे। सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है। आज तेजस्वी के ही विजन पे ना ये सरकार काम कर रही है। हम बोले पेंशन बढ़ाएंगे, 20 साल तक इनको नहीं पता था। हम बोले 1500, ही कहते हैं कि ठीक है हमें 1100 बढ़ा देते हो। नौकरी की बात सबसे पहले आपने किसके मुंह से सुना था? हम 5 लाख नौकरी भी दिए उप मुख्यमंत्री रह करके, लोगों को अवसर दिया, 5 लाख लोगों को नौकरी मिली। तो और यही नहीं, बल्कि आप देखिएगा हमने माई बहन मान योजना का बात किया, फ्री में बिजली यूनिट की बात की। फ्री में बिजली तो ये सरकार भी कहती है। हमने डोमिसाइल की बात की, ये भी सरकार कहती है। तो जो हम कह रहे हैं ये सरकार तो वही कर रही है। ठीक है। और भी एग्रीकल्चर आप देखिएगा, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। नहीं, ये मैंने आपके भाषणों में देखा है, आप जो कह रहे हैं ना कि विकास पर आपका फोकस है, आप बार बार बोलते हैं, आपके ट्वीट्स देखता हूं मैं, या बार भी चीजें। लगभग 70% से भी ज्यादा लोग जो है खेती पे निर्भर करता है। हाँ, तो इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन क्या है कि बार बार बीजेपी जो आपको घेरती है तो फिर से लोगों को याद दिलाती कि वो जंगल राज का दौर था। अब देखिए आपके सामने 2-4 में उनके नारे पढ़ के बता दे रहा हूं। राजद पार्टी नहीं गुंडागर्दी का अड्डा, हाथों में होगा हथियार अगर बनेगी तेजस्वी सरकार,
तेजस्वी अच्छा एक वीडियो भी उन्होंने डाला है सोशल मीडिया पे, उसमें एक गाना कोई गा रहा है कि तेजस्वी सरकार बनतो यादव रंगदार बनतो, महिलाओं में बड़ा डर रहता था। मतलब इसी तरह की बातें आप लोगों के खिलाफ बोली जा रही हैं। सोच है, जातिवादी सोच है ना। कौन रंगदार बनता है? किस यादव समाज को गाली दे रहे हैं? यादव समाज रंगदार है? ये क्या क्या है? बीजेपी के सोशल मीडिया हैंडल पर है ये। डूब के मर जाना चाहिए नित्यानंद राय और उनके जितने यादव नेता हैं, एमपी हैं, एमएलए है कि नहीं? क्या बीजेपी के सोशल मीडिया से ऐसा ना किसी के जात को लेकर के आप जो है पूछिएगा ये गाना। तो जो ऐसे सोच वाले लोग की आप बात कर रहे हैं, नारा करने की बात कर रहे हैं, उसके लिए हम क्या जवाब देंगे? उनकी सोच ही घटिया है। हम लोग तो नहीं कह रहे भाई कोई जात पात की बात ही नहीं कर रहे, ना धर्म की बात कर रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि भाई प्रोग्रेस की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें। 17 महीने हम डिप्टी सीएम रहे, 18 महीने डिप्टी सीएम रहे। हाँ। क्या सम्राट चौधरी या भाजपा के नेता निकलते नहीं थे रोड पे? उनका परिवार नहीं निकलता था? नहीं, एक रील आपका जो वायरल हुआ, आपने अच्छा याद दिला दिया डांस करते हुए। तो कह रहे हैं कि देखिए रात में आप घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, डांस कर रहे हैं सड़क पर, देखिए सुशासन है। पहले मौर्य लोग में नहीं नाचता था। क्या बात कर रहे हैं यार? डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस। दुकान लग गया तो नीतीश जी दुकान लगा दी, मोदी जी दुकान लगवा दिए क्या? हाँ, आज आईफोन आ गया है तो मोदी जी बनवा दिए हैं क्या? अरे पहले टेलीफोन होता था, आज एआई का जमाना है। हाँ। तो इसमें मुख्यमंत्री हम मोदी जी का क्या भूमिका है भाई? अच्छा, मैं अब सर 2-4 नेताओं के नाम आपके सामने रखने जा रहा हूं, उनके बारे में पहला ख्याल आपके दिमाग में क्या आता है मुझे जरा बताइए। और वही पुल चूहा काट देता है, गिर जाता है तो? वही चूहा बांध काट देता है तो? ठीक है, छोटे में आप जो अपनी बात रखते हैं जिस तरीके से चुटीले अंदाज में। चूहा तो आंख भी ले जाता है अस्पताल से। और यही नहीं, चूहा दारू पी जाता कई कई लीटर। कितना करोड़ लीटर दारू पी गया। ठीक है, अब समय बिल्कुल नहीं है, आखिर में 4-5 नाम आपके सामने रखने जा रहा हूं। एनडीए के राज में चूहों का राज है भाई। ठीक है, असली मजा सब चूहा सब ले रहा है। आप सही में चूहा लोग मजा ले रहा है। सब चूहे मजे ले रहे हैं। अच्छा, 4-5 नेताओं के नाम रख रहा हूं आपके सामने, उनके बारे में क्या दिमाग में पहले आपके आता है सोचते ही? नरेंद्र मोदी सबसे झूठा देश के प्रधानमंत्री। नीतीश कुमार आप छोड़िए, अब अचेत अवस्था में हैं, लेकिन यू टर्न का बोर्ड अगर कहीं लगाना हो तो नीतीश जी का चेहरा तस्वीर लगा दीजिए। अच्छा, यू टर्न का साइन हटा के उनकी फोटो लगा दी जाए? हाँ, ये कह रहे हैं आप? कह नहीं रहे, देख रहे हैं, झेले भी हैं। प्रशांत किशोर अब आप लोग ऐसा ऐसा लोग का नाम लेते हैं जिनका ना कोई विधायक है ना एमपी है, लेकिन सरकार में आने वाले हैं। अभी कह के गए थोड़ी देर पहले इसी मंच से। क्या चीज़ है कि सरकार बना सकते हैं। वो तो देश के प्रधानमंत्री बन जाए, हमारी शुभकामना है भाई। कहाँ मुख्यमंत्री बनने के फेर में वो तो चाहिए। तेजस्वी जी, प्रशांत जी से कुछ पर्सनल है क्या? बार बार जिस तरह से वहाँ पे अटैक करते हैं, मैं एक रील देख रहा था, उस पर उन्होंने कहा कि भाई हम आज तक उनको कुछ बोले हैं? वो कह रहे हैं कि भाई हमें नहीं, हम आज वो कह रहे हैं कि मैं ट्यूशन देने को तैयार हूँ, मैट्रिक पास होकर दिखा दें। इस तरीके से आप पे हमले करते हैं। अब छोड़िए ना, उनका क्या जवाब दें? क्या बोलने का मुंह है तो लोग बोलता है, नहीं बोलेगा तो न्यूज़ में आप लोग चलाइएगा। गिरिराज सिंह मतलब ठीक कैरेक्टर नहीं है। अच्छा, आपको लगता है ठीक कैरेक्टर है? हाँ बताइए ना, मेरे लगने से क्या होगा? हाँ, हम तो बोल दिए हमको ठीक कैरेक्टर नहीं लगता। अखिलेश यादव इज प्रोग्रेसिव। आप देखे होंगे मुख्यमंत्री रहे हैं तो सारा टाइम जो है डेवलपमेंट की बात की है। नाइदर रिलीजन नाइदर कास्ट, सबको साथ लेकर के चले। असदुद्दीन ओवैसी साहब के पिताजी से हम मिले हैं। वो आइडियोलॉजी उनकी अलग थी, इनकी अलग हो गई है थोड़ी, लेकिन फिर भी इन पे
कोई ज़्यादा हमको वो ध्यान में आ नहीं रहा कि भाई एक शब्द अगर कहना हो तो क्या कहा जाए। उनको नहीं परख पाते हैं आप, परख नहीं पाते हैं उनको, आप समझ नहीं पाते हैं, मतलब अबूझ हैं आपके लिए वो ऐसी। अबूझ नहीं है, बूझ तो है ही है, लेकिन अब क्या कहा जा सकता है। कभी कभी राजनीति में कुछ चीज़ें जो हैं बोली नहीं जाती हैं। अच्छा, एक फालतू शब्द पे बहुत घेर रही है बीजेपी आजकल आपको। उसमें यह कहा गया कि पिता महाकुंभ को फालतू कहते थे और बेटे अशोक स्तंभ को फालतू कह रहे हैं। अब हम कब बोल दिया अशोक स्तंभ को फालतू भाई? जरा दिखाइए कुछ है बोलने में तो। बीजेपी वाले कह रहे हैं आपसे। सवाल ये पूछा गया था, हम जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, सवाल ये पूछा गया पत्रकारों द्वारा। आप लोग सवाल तो सुनते नहीं पूरा। सवाल ये पूछा गया कि भाई भाजपा आरोप लगा रही है कि आरजेडी और कांग्रेस के लोगों ने अशोक स्तंभ को जो है नुकसान पहुंचाया, चित्र से हटाया, ये सवाल था। तो हमने बोला फालतू का है भाजपा वाला सब, फालतू का सवाल पूछता है। और यही सुन लीजिए, और उसके आगे भी हम बोले थे तो उसको उससे जोड़ दिया। ये लोग तो रूमर फ्लोटिंग सेंटर है, झूठ फैलाना है, अफवाह फैलाना है। ठीक 4 दिन पहले नीतीश कुमार जी ने दोबारा नेशनल एंथम का अपमान किया, वो कहीं न्यूज़ में नहीं था। भाजपा के नेता तो साथ खड़े थे मुख्यमंत्री जी के, यही राजगीर में। एक तो आप लोगों ने पटना में देखा होगा, और दूसरा अपमान कहाँ किया उन्होंने? राजगीर में। उस पर भाजपा क्या कह रहे हैं? और हमको नहीं लगता कोई मेन स्ट्रीम मीडिया भी इस चीज़ को दिखाया होगा। दोबारा जो उन्होंने अपमान किया, मुख्यमंत्री रहते नेशनल एंथम को अपमान करना, अशोक स्तंभ को जो है ये बिहार का ही है ना, और हम अपमान करेंगे। सब बेकार की बातें, क्या उलझुल बातें ये सब भाजपा के लोग करते हैं। आप ये कह रहे थे कि मतलब बातें फालतू की बीजेपी बातें का हैं। है कि भाई टोटल आपको दिखाना कि आप एंटी नेशनलिस्ट हैं और आप एंटी हिंदू हैं। कल ही ना हम लोग पिंडदान करके आए, तस्वीर हम लोग- देखी मैंने। हाँ, हाँ, हम लोग अपना धर्म जानते हैं ना क्या है। और हम तो इतना ही सीखे कि कोई धर्म नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, यही है ना। और कोई भी व्यक्ति, हम हो या आप हो अखिलेश जी, यहाँ बैठा एक व्यक्ति, कोई देशद्रोही कैसे हो सकता है? ये देश है तभी तो हम लोग हैं, नहीं तो कहाँ रहते हम लोग? और कैसे कोई अपमान कर सकता अपने देश का? अगर इस पे अगर राजनीति होने लगे तो आप समझ जाइए ये लोग कितने डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। और इनकी पूरी राजनीति हिंसा फैलाना, झूठ बोलना, नफरत फैलाना, अफवाह फैलाना, इनकी पूरी जो भाजपा और इनका जो चाल चरित्र राजनीति करने का है, केवल नफरत के आधार पर है। और ये चीज़ इन्होंने अपने अंग्रेजों से सीखा था, डिवाइड एंड रूल। इन लोगों के देश का आज़ादी में कोई कुर्बानी नहीं रहा। ये हम बोलते हैं भाजपा वाला, आरएसएस वाला सबसे बड़ा अगर चमचा था अंग्रेजों का तो यही लोग थे चमचे। कौन है भाजपा? वो हम लोग को देशभक्ति का सर्टिफिकेट बोलेगा, बांटेगा। कौन है भाजपा? अच्छा एक बात बताइए तेजस्वी जी, एक अगला सवाल मैं पूछ रहा हूँ। टिकट बंटवारे को लेकर आपके खेमे में सब कुछ ठीक है? क्योंकि जिस तरीके से बार बार सहनी साहब खुद को डिप्टी सीएम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, अभी इस मंच पे आए भी थे, यहाँ भी वो कह के गए हैं, उसका क्या मतलब निकाला जाए? उप मुख्यमंत्री के लिए अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं 60 सीटों पे हम चुनाव लड़ेंगे। ऐसी अच्छी बात है, तो उसमें क्या दिक्कत है? बनाएंगे उनको हर डिप्टी पार्टी अपना दावा पेश करती है, हाँ। तो यही तो डेमोक्रेसी है ना भाई। अलायंस इसीलिए है ना कि भाई हम लोग मिल करके लड़े, और मिल के कैसे लड़ेंगे उसी के आधार पर सीट शेयरिंग होती है कि आप यहाँ मजबूत है, आप यहाँ लड़िए, लेकिन हम अभी- यहाँ मजबूत है, हम यहाँ लड़ेंगे। अभी तो लेकिन विधायक भी नहीं चुने गए हैं, वो कह रहे हैं कि डिप्टी सीएम मुझे बनना है। अभी तो विधायक भी नहीं चुने गए, चुनाव भी नहीं हुआ है, कह रहे हैं कि डिप्टी सीएम बनना है मुझे।
तो ऐसे हो जाएगा मतलब? उनके तो 3-4 विधायक भी तो थे। लूट और हो आप गई। जिनका पीके जी का नाम ले रहे थे वो क्या है? उनको तो मुख्यमंत्री है बनना है। अच्छा, एक आखिरी सवाल है, आखिरी सवाल तेजस्वी जी, कि क्या वजह है, थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजन है, आप इसको दूर करिएगा, क्या वजह है अंदर खाने आप बताइएगा। आपने राहुल गांधी के लिए प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर दावेदारी रखी, कई बार उसका जिक्र किया। वो मुख्यमंत्री वाला जब सवाल उनसे पूछा कि आपको लेकर, तो चुप हो जाते हैं। आखिरकार आरा में आपको खुद बोलना पड़ा। वो हम ही बोले कि अभी नहीं बोलिएगा, जब हम लोग जब तैयारी जब कर लेंगे पूरा सीट शेयरिंग करके, तब जो है उसी टाइम जो है सीएम का अनाउंसमेंट होगा। पिछले बार भी ऐसे ही हुआ था। अच्छा, तो उसमें क्या है? आपने तो दावेदारी पेश कर दी है अपनी, आरा में बोला आपने। अब तो कुछ शक, हम तो उससे पहले से बोल रहे हैं। चलिए। आपको 1-2 महीना पहले का भाषण याद है? हर साल देखिए, 20 के बाद देखिए, 20 के बाद से हम तो हमेशा मतलब बोलते मान हैं। जाएगी कांग्रेस, कांग्रेस मान जाएगी ना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अमित शाह जी से पहले पूछिए कि नीतीश जी को मानेंगे चुनाव के बाद। वो मेरी जिम्मेदारी है अखिलेश जी। चलिए, आप ही के चैनल में हम फिर जब प्रोजेक्ट हो जाएंगे तो आपको बुला के इंटरव्यू हम दे देंगे। बिल्कुल जरूर इंटरव्यू दीजिएगा, लेकिन इंतजार रहेगा। लेकिन ज़रा उधर भी पूछ लीजिए जी, कि भाई कौन होगा, क्योंकि अमित शाह जी का इतना बड़ा आर्टिकल हम देखे। बोले भाई नेतृत्व तो नीतीश जी का रहेगा चुनाव तक, चुनाव के बाद मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये समय बताएगा। चलिए तो बहुत अब अमित शाह जी क्लियर करेंगे तब ना नीतीश जी बनेंगे। नीतीश जी को बनना ना है, ठीक है। बनना भी चाहिए। बात कहाँ तक पहुँचा रहे हैं मैं समझ गया। बहुत बहुत धन्यवाद तेजस्वी जी, आप हमारे मंच पर आए और तमाम सवालों के आपने बहुत बेबाकी के साथ जवाब दिए। बहुत शुक्रिया, आप हमारे इस मंच पर आए। शुक्रिया, धन्यवाद थैंक यू। आपका।